You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. और क्या चाहती है गर्दिश अय्याम के हम अपना घर भूल गए, उसकी गली भूल गए, लेकिन हम आपको ये पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन के बारे में लेक्चर देना नहीं भूले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन क्या होता है? पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन एक रिएक्शन होते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर दे two or more product independently and simultaneously। देखिए इसमें एक रिएक्टेंट A है जिसने एक प्रोडक्ट B दिया और उसी वक्त उसके पैरेलल एक दूसरा प्रोडक्ट C दिया। ये जो रिएक्शन हुआ इसके रेट कांस्टेंट को हम कह देते हैं K1 और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके रेट कांस्टेंट को हम कह देते हैं K2। पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन की बहुत सारी एग्जांपल आपको किताबों में मिलेगी। हम जो बात आपको आज समझाना चाह रहे हैं वो है इसकी डेरिवेशन किताबों में लिखी होती है लेकिन समझाई नहीं गई होती। तो एक एग्जांपल भी हम ज़रा ले लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि पैरेलल रिएक्शन की एक एग्जांपल कौन सी है। एग्जांपल ऑफ पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शन, इसमें हमारे पास एक कंपाउंड है, ये बेंजीन है। ये मैं क्या ड्रा कर रहा हूँ? बेंजीन, इसके ऊपर मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो बेंजीन बन गया है ना। और यहाँ पर ब्रोमीन है Br2, दो ब्रोमीन के मालिक्यूल हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और ये एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल है पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन की। इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये एक प्रोडक्ट जिसमें एक ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा और साथ में HBr भी बनेगा। और उसी के पैरेलल साइड पर एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये भी बेंजीन ड्रॉ करेंगे, एक ब्रोमीन यहाँ पर और दूसरा ब्रोमीन इस पैरा पोजीशन पर। ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल रिएक्शन साइड रिएक्शन की एग्जाम्पल बताओ चंदा, तो ये एग्जाम्पल बता देनी है। पेज नंबर 1 है और उसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं जनाब। तो ये दोबारा मैंने रिएक्शन लिखा, जब टाइम 0 होगा एट t = 0। टाइम 0 का मतलब है अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो जितने भी अमाउंट्स है वो रिएक्टेंट A की है, प्रोडक्ट B और C की कोई अमाउंट भी हमारे पास नहीं होगी। तो हम लिखेंगे एट टाइम 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज़ स्मॉल a मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इसका यूनिट है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C इज़ 0। क्योंकि टाइम ज़ीरो का मतलब रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो क्या खाक बनेगा B, क्या खाक बनेगा C, ये BC 0 होगा। सपोज फिर कुछ टाइम हो जाता है, रिएक्शन हम लगा देते हैं सपोज या लेट करो एट टाइम T। अब रिएक्शन शुरू हुए 10 मिनट 15 मिनट, कुछ टाइम गुजर गया। अब रिएक्टेंट A की अमाउंट कन्वर्ट होना शुरू होगी प्रोडक्ट B में और उसी लम्हे कन्वर्ट होना शुरू हो गई प्रोडक्ट C में। तो अब क्या होगा? अब कहानी कुछ ऐसे है, एट टाइम T X मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A are decomposed into product after time t। अब कहानी कुछ ऐसे है, कंसंट्रेशन ऑफ A इज़, अब A माइनस x है, हाँ पहले क्या थी A, अब A माइनस x और ये मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, तो ये भी साथ लगाते हैं। अब B भी कुछ बन चुका, C भी कुछ बन चुका, तो कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ x1। मान लो कि x1 कोई अमाउंट बन गई, हमें उस अमाउंट का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो x1 बोल दो, x1 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। कंसंट्रेशन ऑफ C इज़ x2 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर फॉर रिएक्शन 1। फॉर रिएक्शन 1
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका होता है dx, अब ये 1 है तो dx 1 कर दो, और dt इज़ इक्वल टू जिस रिएक्शन का रेट लिखने लगे हैं उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और रिएक्टेंट की जो अमाउंट पीछे बच जाए वो लिखते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सिमिलरली फॉर रिएक्शन 2, जो दूसरा रिएक्शन हो रहा है इसकी बात कर रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो dx2 डिवाइडेड बाय dt इज़ इक्वल टू K2, पीछे रिएक्टेंट की क्या अमाउंट बच गई, a माइनस एक्स, तो ये लिखती जाएगी और इसको नंबर दे दिया जाएगा इक्वेशन 2 का, ताकि ये खुश हो जाए कि मुझे नंबर मिल गया। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, ये हम अगले पेज पर करेंगे। तो जनाब आ जाओ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये dx बाय dt ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, dx1 ओवर dt प्लस dx2 ओवर dt, हमने इनको ऐड कर दिया, ये कहानी ऐड कर दी गई। और अब हमें पता था कि dx1 ओवर dt किसके बराबर है, K1 a माइनस एक्स, प्लस dx ओवर d2 किसके बराबर है, K2 a माइनस एक्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम a माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, a माइनस एक्स यहाँ भी आ रहा है, a माइनस एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो a माइनस एक्स को कॉमन आउट कर लो, तो K1 प्लस K2 dx बाय dt। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम एक नंबर दे देंगे, बल्कि नंबर देने से पहले एक काम करें, वो काम क्या करें कि K1 प्लस K2 ये दो कांस्टेंट है तो इनको एक कांस्टेंट K कह दें, तो ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी dx ओवर dt इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स, और यहाँ पर हम इसकी जगह पर हम k लिख देंगे, तो dx ओवर dt, और k शुरू में लिखते हैं तो अच्छा लगता है, a माइनस एक्स। इक्वेशन की खूबसूरती के लिए इसको इक्वेशन 3 का नंबर दे दिया जाएगा। अब इक्वेशन 3 के साथ कुछ हमने मैथमेटिक्स का खिलवाड़ करना है, कुछ इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, रीअरेंज इक्वेशन 3 फॉर व्हाट, फॉर इंटीग्रेशन। देखो अभी काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का मैथमेटिक्स का खेल होता है, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, dx इधर ही रहने दो, a माइनस एक्स इसके नीचे ले आओ, और ये k इधर आ जाएगा, k इधर ही रहेगा और dt इधर आ जाएगा, और ये एक नई इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। अब इंटीग्रेट इक्वेशन 4, इंटीग्रेट इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये हम मिलकर सीखेंगे। इक्वेशन 4 मैंने आपके सामने दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सो सिंपल। यहाँ पर एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। यहाँ पर भी उसी तरह एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर इसके बाद k dt। अब जो ये वाली साइड है, इस साइड के इंटीग्रेशन में हमारे पास कैसे आएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप जानते होंगे कि हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, इसके इंटीग्रेशन से रिजल्ट आया। और यहाँ से kt प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने ये इंटीग्रेशन कैसे किया। ये देखो dx ओवर a माइनस एक्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता, वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो इंटीग्रेशन इसको करने के लिए इंटीग्रेशन का असूल, इस पर जो फार्मूला हमने लगाया है वो ये है कि जब कोई फंक्शन हो, फंक्शन f ऑफ x हो, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी हो, उसको हमने इंटीग्रेट करना हो तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन। अब हमारा फंक्शन क्या है, a माइनस एक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि a माइनस एक्स के डेरिवेशन की वैल्यू क्या है। इसका अगर डेरिवेटिव लें तो उसकी वैल्यू क्या है, इसका अगर डेरिवेटिव लें तो उसकी वैल्यू आती है -1।
अब हमारे पास तो यहाँ -1 नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमने ख़ुद -1 यहाँ लिख दिया। अब चूँकि ख़ुद यहाँ -1 लिखा तो फिर -1 ख़ुद यहाँ भी लिख दिया, ताकि इक्वेशन की सेहत पर कोई असर ना रहे। ऊपर -1 लगाया ख़ुद, क्योंकि ज़रूरत है, इस फार्मूले के तहत काम करना चाहते हैं, तो ऊपर -1 लगाया तो नीचे भी -1 लगाया। और फिर जब ऊपर -1 लगाया और उसकी इंटीग्रेशन करने लगे तो ये फार्मूले की शक्ल बन गई, नेचुरल लॉग ऑफ a - x। अब तो ये -1 था, फिर ये यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह हमने इसकी इंटीग्रेशन की। अब a - x की डेरिवेशन भी ज़रा सीख लें, d - dx। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है वो 0 होता है, तो सिर्फ -x बचा। d/dx माइनस ज़रा बाहर ले जाएं तो dx/dx, इससे हमारे पास 1 आएगा, ये -1। तो ये -1 ऊपर था नहीं तो ख़ुद लगाया, ख़ुद चूँकि ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाना पड़ा। ऊपर लगाने से क्या हुआ, ये फार्मूले की शक्ल बन गई कि फ़ंक्शन उसके ऊपर उसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ x, तो हमने नेचुरल लॉग ऑफ a - x लिखा, ये -1 फिर यहाँ पर लगा दिया। ये मैथमेटिक्स का गेम है। ये अगर आपको न समझ आया तो मुझे बताइएगा, इसमें हम अलग से भी कोई वीडियो बना देंगे। ये बच्चों को आना ही चाहिए जो काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी आता तो परेशानी की कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 5 का नंबर दे दो। अब हमने इक्वेशन 5 में ये जो c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये थोड़ा रफ वर्क हो गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई क्या, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि t = 0, x = 0। जब t 0 होता है तो उस वक़्त x 0 होता है। ये बाउंड्री कंडीशन याद रखना। कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना होता आपके पास जब टाइम 0 होता है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ इक्वेशन 5 में अप्लाई करेंगे। माइनस नेचुरल लॉग a, x की जगह पे 0 लिख देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। t की जगह पे 0 लिखेंगे, 0 k से मल्टीप्लाई तो इधर सिर्फ c रह जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दो। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में c की जगह पे इक्वेशन 6 से उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन 5 क्या बनेगी, ये तो वैसे ही रहेगा कि t, अब प्लस c था, c की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग a उसकी वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा सा इसको ज़रा रीअरेंज किया, a - x, ये माइनस इधर जब इधर आएगा तो प्लस नेचुरल लॉग a = kt। ठीक हो गया ना। आप शुरू में लिख दो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a - x = kt। अब जब दो लॉग हों उनको एक लॉग में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग a जो माइनस वाला है वो नीचे लिखते हैं और यहाँ ब्रैकेट भी लगा दें ताकि दोनों के लिए हो जाए, हमें पता लग जाए कि दोनों के लिए = kt। अब यहाँ से मेरे दोस्तों ये जो रेट कांस्टेंट k है इसको अलग भी कर सकते हैं। kt = नेचुरल लॉग a/a - x। ज़रा इक्वेशन को यूं कर लो और फिर इसके को इधर ही रहने दो, 1/t नेचुरल लॉग a/a - x। तो ये एक इक्वेशन बन गई जो हमें रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बता रही है। k क्या है, k एक रेट कांस्टेंट है। ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो k है। इस इक्वेशन से हम उसकी वैल्यू जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख दोगे पेपर में तो एग्जामिनर आपको कुछ नंबर तो दे ही देगा, उसको पता तो चल ही जाएगा कि बच्चे को काम आता है, काम आना चाहिए। लेकिन टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, तो वीडियो को मुकम्मल तौर पर टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो a है हम उसको a0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं और a - x को a के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक, a जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको a0 के इक्वल सपोज कर लिया और a - x जो एट अ टाइम t a की कंसंट्रेशन पीछे रह गई थी, लेफ्ट बिहाइंड हो गई थी, बच गई थी, उसे a - x को a के इक्वल सपोज कर लिया। तो इक्वेशन हमारे पास अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन का अगर हम नंबर देना चाहें तो 6 दे दें तो इक्वेशन 6 में इसको पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो इक्वेशन 6 कैसे हो जाएगी वो हम अभी देख लेते हैं। सो इक्वेशन 6 बिकम्स
के इज़ इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ए नॉट ए। ये नेचुरल लॉग इस लाइन के साथ लिखना है जिससे पता लगे कि दोनों के लिए है, या फिर ये वाली ब्रैकेट या कोई ब्रैकेट लगा दो जिससे पता लगे कि ये दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो t को इधर ले जाओ, के टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट ए, इस तरह हो गया। अब एक काम करो, इस टर्म को ऊपर ले जाओ और उस टर्म को नीचे ले आओ। जब ऐसे करेंगे तो ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पर ना माइनस का साइन आएगा, ये ए ऊपर चला गया और ए नॉट नीचे आ गया। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्लस माइनस बच्चों को बड़ा परेशान करता है। सर पहले नहीं था अब कैसे आ गया, सर यहाँ नहीं था यहाँ कैसे आ गया, ये जो माइनस है ये कैसे आ गया। जब इन दोनों ने अपनी जगह बदली तो यहाँ माइनस लगता है, ये असूल है भाई, असूल की बात है, असूल पे चलेंगे तो काम होगा। अब इस इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के टी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला माइनस फिर प्लस हो जाएगा। है ये मैथमेटिक्स है मेरे चंदा, जो ना समझ आए कमेंट्स करके पूछ लेना, बताए देंगे हम आपको, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन पे एंटी लॉग ले लो। कैसे लेना है बताता हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन का एंटी लॉग लेना है। कैसे लेना है देखो, ये इक्वेशन ऐसे थी, अभी ज़रा इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस के टी, यहाँ पर लिख लो ज़रा, टेकिंग एंटी लॉग, ये ब्रैकेट लगा लो, टेकिंग एंटी लॉग। जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो ये नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाता है। याद रखना, जब भी किसी इक्वेशन में नेचुरल लॉग हो और उसका एंटी लॉग लिया जाए तो वो नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ क्या रहेगा, ए ओवर ए नॉट रह जाएगा। ये नेचुरल लॉग अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसका एंटी ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। अब चूँकि एंटी लॉग इधर लिया तो इधर भी तो कोई टर्म है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, एंटी लॉग इसका लिया तो इसका क्या कसूर है, इसका भी एंटी लॉग लेंगे। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो लिखेंगे कैसे, खुद से लिखेंगे ई, और ये जो माइनस के टी है ये पावर में चला जाएगा। एंटी लॉग लेने का ये मतलब होता है, इस बात को दोबारा समझ लो कि ये नेचुरल लॉग था, जब हमने उसका एंटी लॉग लिया तो ये उड़ गया, कट गया, मर गया, ख़त्म हो गया, इधर सिर्फ ये इक्वेशन बच गई। अब यहाँ एंटी लॉग लिया तो बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जब यहाँ एंटी लॉग लिया तो फिर ये चीज़ आती है, कैसे, खुद से लिखो ई माइनस के टी, इसका मतलब है कि हमने एंटी लॉग ले लिया। और अब ये इक्वेशन ए इज़ इक्वल टू उधर चली जाएगी, ए नॉट ई माइनस के टी, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको हम कोई नंबर भी दे देते हैं, पिछली इक्वेशन आई थिंक 6 थी तो इसको इक्वेशन 7 का नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अब हमने इक्वेशन 7 के बाद क्या करना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इन द इक्वेशन, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बी कितना बना। जो शुरू में जो हमने लिखा था ना ये रिएक्शन, अब हम इस बात को जानना चाहते हैं कि बी की कितनी अमाउंट बनी और सी की कितनी अमाउंट बनी और ए की कितनी अमाउंट खर्च हो गई। ये जानने के लिए कुछ कैलकुलेशन, हमें कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो वही करने लगे हैं। फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन के लिए डी बी ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, यानी बी शुरू में कम फिर बढ़ रहा, इसलिए हमने डी लगाया, जो कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि प्रोडक्ट बी की मिकदार में, कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है टाइम के साथ, इज़ इक्वल टू K1 A, ये ऐसे लिखते हैं। इसको इक्वेशन 8 कह दो। ये बात दोबारा थोड़ी तरह डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा, तो डी बी डिवाइडेड बाय डी टी, यानी कि प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है विद टाइम के साथ, वो बराबर होती है K1, और इससे चूँकि बन रहा है तो ये बन रहा है बी में, ये ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। इसी तरह अगर सी के लिए लिखना चाहें तो डी सी डिवाइडेड बाय डी टी, K2 ए से बन रहा है तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ए से सी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए? तो ये हमने लिख दिया।
अब क्या काम करना है, काम ये करना है जनाब कि इक्वेशन 8 को ये जो इक्वेशन 7 है ये ए की वैल्यू दे रही है। इक्वेशन 8 में ये ए आपको नज़र आ रहा है, बस यही काम करना है। पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी, डी बी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू K1। अब इस ए की जगह इक्वेशन 7 से उसकी वैल्यू पुट कर दो, ए नॉट ई माइनस के टी। ये इक्वेशन आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 9 का नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ये पहले क्या लिखा, रीअरेंज इक्वेशन 9 एंड इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स 0 to 2। अब ये इक्वेशन 9 जो हमारे पास बन गई थी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करना है, डी बी इधर रहने दो, इसके नीचे जो डी टी था उसको उस साइड पे ले जाओ। तो ये बन जाएगा K1 ए नॉट ई माइनस के टी, ये पहले ही था। और एक मैं ज़रा यहाँ से ज़रा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इक्वेशन 9 थी, इसको रीअरेंज करने के लिए ये जो डी टी है बस इसको इस जगह पर ले आओ, डी बी इसकी तरफ रहने दो, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो डी बी इधर ही रहने दिया गया और डी टी इधर ले आए। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल का साइन यहाँ पर और इंटीग्रल का साइन यहाँ पर। और अब इसको इंटीग्रेट करना कैसे, लिमिट्स के साथ 0 to 2, यानी टाइम पहले 0 था फिर टाइम t हो गया, तो हमने लिमिट्स लगानी है। तो b शुरू में 0 था यानी कुछ भी नहीं बना था, फिर जो मैक्सिमम अमाउंट बनी समझ लो कि वो ये b बन गई। टाइम शुरू में 0 था और फिर टाइम t हो गया, क्योंकि dt यहाँ टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है इसलिए टाइम की लिमिट्स यहाँ पे लगाई और b की लिमिट्स यहाँ पर लगा दी। ये लिमिट्स लगा दी। इसकी इंटीग्रेशन ये सिंपल इंटीग्रेशन होती है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर सिर्फ b बच जाएगा और ये बच जाएगा। ये अब ये ऐसे लिखते हैं 0, और क्योंकि b के अमाउंट शुरू में थी 0, फिर क्या हो गई थी, फिर b हो गई थी, जिसको हमने x2 कहा था, x1 कहा था आई थिंक। अब K1 ए नॉट ये था कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है इंटीग्रेशन साइन से। इंटीग्रेशन का साइन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, और इधर e माइनस के टी, यहाँ से डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन हमको सीखनी है, तो ज़रा यहाँ पर लिमिट, ये लिमिट पुट करेंगे, b अपर लिमिट माइनस b लोअर लिमिट। ये तो काम सिंपल है, ये ज़रा सीखने वाला है, या भी कॉपी पेस्ट मारना है। और इसको कैसे कर, ये ज़रा इंटीग्रेशन थोड़ी सी सीखने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होती है। e रेज़ टू पावर माइनस के टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 to t से। तो इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताऊं कितना आसान है। एक बार तो वैसे ही लिख दो, e रेज़ टू पावर माइनस के टी, वैसे ही लिख दो, ठीक। और फिर ये जो पावर है माइनस के टी, इसका डेरिवेटिव लो d बाय डी टी से। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी टी से, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस के। ये माइनस के इस पावर का डेरिवेटिव आया, जब हमने पावर में क्या है माइनस के टी का डेरिवेटिव लिया तो क्या आया उसे माइनस के। ये जो के माइनस के आया ये नीचे लिख दो। इंटीग्रेशन हो गई। अब चूँकि इसमें लिमिट्स भी हैं तो 0 to t ये लिमिट्स पुट करेंगे, वो हम ज़रा अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर यही काम किया। इसकी जब हमने इंटीग्रेशन की तो e रेज़ टू पावर माइनस के टी और नीचे भी माइनस के आया और ये लिमिट्स का साइन आया। ये इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कैसे करनी है, एक बार वैसे लिख दो, फिर जो चीज़ पावर में हो उसका डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नीचे लिखनी होती है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इंडिविजुअली मुझसे क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन ये पेड क्लासेस होंगी, आपको पे करना होगा इन क्लासेस के लिए। और आपको मैं इंडिविजुअली फिर अपनी वीडियो अलग से आपको समझाऊंगा, अलग से एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब अब हमें ये 1 ओवर माइनस के हो गया। अब हमें ऊपर ज़रा लिमिट पुट करनी है, e माइनस के, ऊपर लिमिट है t तो t रहेगा, माइनस e माइनस के, लोअर लिमिट है 0 तो 0 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन की ये ज़रा सिचुएशन बन जाएगी इक्वेशन की।
ये हुलिया बन जाएगा इक्वेशन का। यहाँ से तो वही कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट करते आना है। K1 ये भी कॉपी पेस्ट करना है। और जनाब इस माइनस को अभी ज़रा चलो अभी ऐसे ही रहने दो, e⁻⁻ अब याद रखना ये हो जाएगा माइनस के, जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये e की पावर क्या हो जाएगी 0। जिस चीज़ की पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये वैसे ही लिखेंगे K1 A0। अगर माइनस को अंदर ले जाएं, यानी यहाँ सिर्फ 1/k रहे और 1/k रहे, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक होगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। तो वही काम हमने किया है। ये एक दो नई इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इक्वेशन 10 का नंबर दे दो। तो अगर हमें प्रोडक्ट सी के निकालना चाहते हैं कि फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी को निकालना है तो DCO मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे K2 और A। तो ये इक्वेशन बनाएंगे, इसको इक्वेशन 11। हर इक्वेशन को नंबर देंगे। इससे तो एक तो इक्वेशन खुश हो जाएगी, दूसरा फिर हम खुश हो जाएंगे। हम क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि हमें डील करना आसान हो जाएगा। इक्वेशन के साथ डील करना आसान हो जाएगा। जब हमने हर इक्वेशन को नंबर दिया होगा तो हमें पता चलेगा ये इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन कौन सी है। अब क्या करना है जनाब, हमारे पास पीछे एक इक्वेशन थी, इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में से A की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन 11 में पुट कर दो। तो लिखो पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 11, जो ऊपर इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। और इक्वेशन को नंबर सही देना, यानी डबल नंबरिंग ना हो जाए, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे, पर पता नहीं कौन सी इक्वेशन 2 दफ़ा कैसे आ गई और ये क्या हो गया सारा मसला। A0 इस तरह का सवाल अगर गलत हो जाए ना तो घबराना नहीं है। बस एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने कोशिश तो की है। एफर्ट के भी नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में, कोशिश के भी नंबर मिलते हैं, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। अब इक्वेशन 12 को रीअरेंज करना है और इंटीग्रेट करना है, जिस तरह पहले B के साथ किया। रीअरेंज, यह तो आपको करना ही गया होगा। रीअरेंज अबव इक्वेशन 12 एंड इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स पहले टाइम की क्या है 0 to t, और c पहले 0 था फिर c बन चुका था। तो बस पहले इस तरह इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने का क्या मतलब होता है, ये देखो जो मैं कर रहा हूँ यही मतलब होता है कॉपी पेस्ट। dt यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 to c ये लिमिट, यहाँ 0 to t ये लिमिट, और इसकी बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c और 0 to c, और यहाँ से K2 कांस्टेंट है, A0 भी कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। 0 to t हमें कैसे पता चला है कांस्टेंट है, ये dt, t के साथ d का वर्ड आया है, यानी इसका मतलब है टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम के अलावा बाकी हर चीज़ कांस्टेंट है। बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के साइन से, बाहर निकाल के फेंक दो KT dt। तो इसकी इंटीग्रेशन पहले इसकी ज़रा लिमिट पुट करेंगे, तो c माइनस कंसनट्रेशन C0, ये K2 A0 ये वैसे ही रहेगा। अब इसके इंटीग्रेशन से बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन है जैसे हम पहले कर चुके हैं, एक दफ़ा वैसे ही लिखेंगे KT, और जो पावर का है जब हम इंटीग्रल लेंगे तो -k आएगा, तो -k नीचे लिखेंगे और ये लिमिट्स पुट करेंगे 0 to t। तो अभी ये लिमिट्स लिखी है, अंदर बाद में लिमिट्स पुट करने वाले हैं। मैंने ज़रा दोबारा लिखी। मेरी कोशिश होती है कि ये क्वेश्चन ज़रा जल्दी हो ताकि वीडियो की लेंथ ही ना हो, लेकिन बच्चे क्या करें वीडियो लेंथ हो जाती है। तो जनाब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये तो ये कॉपी पेस्ट ही करेंगे K2 A0, और जब हम यहाँ से -1/k कर दें, जब k के साथ माइनस है ना, ये यहाँ पे लिख दें। अब लिमिट पुट करें -KT अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है 0, तो पुट कर दें। ये यहाँ से वैसे ही K2 A0 -1/k और e-KT, जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1 के बराबर। तो ये वैसे ही K2 A0, आसान है ना,
या मुश्किल है? क्या है बताओ? ई माइनस के टी, जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर, तो ये 1 लिखेंगे। और ये सी माइनस सी नॉट के टू ए नॉट, माइनस अगर अंदर ले जाएं तो 1/k रह जाएगा, लेकिन माइनस अंदर ले जाने से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी सी की भी। तो ये इक्वेशन तकरीबन टॉपिक तो ख़त्म हो गया है। अगर आगे भी आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आगे मैंने ये काम किया है कि इन इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से जो K1 K2 था, अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि K1 K2 की रेशो आपसे मालूम करना चाहे तो जस्ट आपको डिवाइड करना और ऐसा टॉपिक आपका हो जाएगा। तो जनाब इसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि मैं अपनी बात सही तरह आपको समझा पाया हूँ, आप इस पूरे लेंथी लेक्चर में बोर बिल्कुल ना हो, आपने एंजॉय किया हो, इसको आपने लुत्फ़ उठाया हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने क्लास फाइलों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको घुमा दें। इसको डाउनलोड मत करना प्लीज़, इसको डाउनलोड मत करना। अल्लाह हाफिज़।